क्लास में डिस्कस करा बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। अब हमें उसके आगे पढ़ना है। हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस करा था कुछ टाइप्स ऑफ इक्वेशन, यानी इक्वेशन के कुछ टाइप्स डिस्कस करे थे, उनके सिर्फ हमने नाम पढ़े थे। अब उनके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली इक्वेशन है, पहली टाइप ऑफ इक्वेशन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही क्लियर है कि दो चीज़ें कंबाइन हो रही होगी। अब कंबाइन होने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम पानी के अंदर शुगर डालते हैं, रूअफ़ज़ा डालते हैं और उसे मिक्स करते हैं। तो मिक्स करके क्या बनेगा? शरबत। यानी शुगर मिली, वाटर मिला, रूअफ़ज़ा मिला और इन्होंने क्या बना दिया? एक ग्लास। यानी बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो मिल रही है और क्या बना रही है? एक। यानी ये क्या हो रहे हैं? सारे कंबाइन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो चीज़ें कंबाइन होकर कोई एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करे, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करे, उस टाइप ऑफ रिएक्शन को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ें जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसे बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल देखते हैं हम। मैंने कहा कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या हुआ? कार्बन ऑक्सीजन के अंदर मिला और इसने क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें दो रिएक्टेंट थे और प्रोडक्ट बना सिर्फ एक। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा हो और प्रोडक्ट सिंगल हो, ऐसी टाइप ऑफ रिएक्शन को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कुछ चीज़ें कंबाइन होगी और एक सिंगल चीज़ को फॉर्म करेंगे। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा H2 यानी हाइड्रोजन गैस प्लस Cl2 गिव्स अस HCl। यानी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हमें क्या देगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगेन वही हो रहा है, दो रिएक्टेंट मिल रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। तो ये कंबाइन हुए और सिंगल प्रोडक्ट बना। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये टाइप ऑफ इक्वेशन, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन है बच्चों। हमें इसे बैलेंस भी करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करना सिंपल है, इसके आगे सिर्फ 2 लगा देंगे, ये बैलेंस हो गया है। तो एक बार अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, मैं कहूँगा when two or more than two reactant combine to form a single प्रोडक्ट। यानी एक ऐसी रिएक्शन व्हेन टू और मोर देन टू, यानी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन, ये कंबाइन होंगे टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। मैंने कहा CaO प्लस H2O, this is calcium oxide plus water gives us calcium hydroxide, CaOH का ट्वाइस। तो इसमें भी दो रिएक्टेंट कंबाइन हुआ और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो दिस इज ऑल्सो एन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इतना उतार लीजिए।
क्लियर है ये? हमें जो सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़नी है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, हम पहले भी एक वर्ड सुन चुके हैं डीकम्पोज। अब डीकम्पोज का मतलब क्या होता है? चीज़ों का ब्रेक डाउन होना, यानी कोई एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल होगी और वो ब्रेक डाउन होगी। तो ये रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी क्या बोलेगी कि हमारे पास रिएक्टेंट तो सिर्फ एक होगा और वो ब्रेक डाउन होकर मल्टीपल प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। यानी जब हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी उसमें क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि एक से ज़्यादा एक नहीं होगा, दो होंगे, तीन प्रोडक्ट होंगे और जो रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट बनेगा एक। लेकिन ये बिल्कुल उल्टा है, इसमें रिएक्टेंट होगा एक और प्रोडक्ट बनेंगे दो, तीन, चार, कितने मर्जी बन सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। हमने एक एग्जांपल कंसीडर करा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट gives us कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ? जो ये कैल्शियम कार्बोनेट था ये ब्रेक डाउन हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल कि एक चीज़ थी और ये ब्रेक डाउन हुई और इसने एक से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर लिए। तो ऐसी सारी रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्टेंट हो और वो मल्टीपल प्रोडक्ट दे रहा हो उसको बोला जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन अब ये तो है नहीं ना कि एक तो कैल्शियम कार्बोनेट था, ये पड़ा हुआ था और सीधा डायरेक्टली ब्रेक डाउन हो गया। इसे हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक डाउन करने के लिए, इस पर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो एनर्जी कैसे दी जाती है? इस केस में वो एनर्जी दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी डीकम्पोजिशन, इतना क्लियर है कि एक रिएक्टेंट जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट देगा तो उसको बोला जाएगा डीकम्पोजिशन। और ऐसी डीकम्पोजिशन यानी ऐसा ब्रेक डाउन जिसमें क्या इन्वॉल्व हो? हीट, जिसमें इन्वॉल्व हो हीट। ऐसी डीकम्पोजिशन को बोला जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब ही होता है हीट, यानी ऐसी डीकम्पोजिशन जो किसकी वजह से हो रही हो? हीट की वजह से, इन्हें बोला जाता है थर्मल डीकम्पोजिशन। एक बार ये रिएक्शन उतार लो। डेफिनेशन होती है a single reactant on the application of heat, light or electricity decomposes into two or more product। यानी क्या बोला? एक सिंगल रिएक्टेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ, यानी जब उसके ऊपर या तो हीट डाली जाए या लाइट डाली जाए या फिर इलेक्ट्रिसिटी डाली जाए, डिकम्पोजेस इनटू
टू और मोर प्रोडक्ट, यानी एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हमने अभी तक इसमें से एक ही केस पढ़ा, हीट वाला, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से हमने हीट डिस्कस कर लिया है, जिसे बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। एक बार थर्मल डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन भी हम लिख लेते हैं। इस रिएक्शन को भी दोबारा लिखेंगे। इसका ही ए पार्ट है, इसके पार्ट्स हैं। सबसे पहला थर्मल डिकम्पोजिशन। The decomposition that occur due to heat, यानी जो किसकी वजह से हो, हीट की वजह से हो, उसको बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। अभी अभी हमने रिएक्शन देखी थी, हीट सप्लाई करेंगे तो देखा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो रिएक्शन है ऑलरेडी बैलेंस्ड है हीट। सेकंड होती है जो किसकी वजह से होगी, लाइट की वजह से। और लाइट से एक वर्ड और रिलेटेड होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फोटो। क्या वर्ड होता है, फोटो। तो ऐसी डिकम्पोजिशन जो लाइट की वजह से होती है, इसे बोला जाता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब लाइट की वजह से मतलब क्या है कि ये जो कंपाउंड है, इसे जब हम सनलाइट में जाके रखेंगे तो ये कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी ये लाइट से सेंसिटिव होता है काफ़ी। तो इसीलिए ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें रखा जाता है डार्क में, यानी अंधेरे, बिल्कुल डार्क रूम एक अवेलेबल होता है जहाँ पे केमिकल्स रखे जाते हैं। तो इसको लाइट से प्रिवेंट करा जाता है कि ये लाइट में ना जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये लाइट में जाएगा तो ये कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है, पहले ही लिख लेते हैं द डिकम्पोजिशन दैट रिक्वायर लाइट। अब ये लाइट सनलाइट हो सकती है, कोई और लाइट हो सकती है, यानी ये ऐसी डिकम्पोजिशन होगी जो लाइट की वजह से होगी। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, फिर इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। अभी AgCl सिल्वर क्लोराइड, जब इसे हम सनलाइट में रखते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है Ag प्लस Cl2, यानी सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस उसमें से इवॉल्व हो जाएगी। इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 क्लोरीन थे, यहाँ पर एक ही क्लोरीन था, तो मैंने इसके आगे लगा दिया 2 Ag 1 Ag, इसके आगे लग गया 2, तो ये बैलेंस हो गया है। तो ऐसी डिकम्पोजिशन जो लाइट की वजह से हो रही है, इसे बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। एक बात और, ये जो सिल्वर क्लोराइड है, इसका कलर होता है वाइट और हमें पता है सिल्वर का कलर होता है थोड़ा ग्रेइश लुक होती है, ग्रे। तो यानी ये जो कंपाउंड है, पहले इसका कलर होगा वाइट और जब हम इसे सनलाइट में रख देंगे तो इसका कलर हो जाएगा ग्रे। तो ये एक इंडिकेशन हो जाएगी कि हाँ, इसको सनलाइट में रखते ही इस कंपाउंड ने डिकम्पोजिशन कर दी है और ये डिकम्पोज हो चुका है इन AgCl2। तो इसीलिए ये जो कंपाउंड होता है सिल्वर क्लोराइड, इसको लाइट से बचा के रखा जाता है और थोड़े डार्क कंटेनर में, यानी जो ऐसा कंटेनर जो बिल्कुल बाहर से ब्लैक है, उसमें रखा जाता है। और एक जो लास्ट है, एक बार चलो इसमें उतारो, ये रिएक्शन उतारो। और जो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इसे बोला जाता है
इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, ये किसकी वजह से होगी? ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। अभी डिस्कस करते हैं हम ये। हम बोलेंगे द डीकम्पोजिशन दैट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, यानी इन्हें क्या चाहिए हुआ? इलेक्ट्रिसिटी। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारा H2O। जब हम वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है इन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। बैलेंस करने के लिए इधर भी 2 लगेगा और इधर भी 2 लगेगा। तो यानी हमने जब वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो हमारी हाइड्रोजन गैस निकली और ऑक्सीजन गैस निकली। अच्छा, इसके लिए हमें एक एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी हमारी बुक में। जैसे कि एक एक्टिविटी है, इसमें क्या बोला गया है, एक बीकर लीजिए और बीकर में कैथोड एनोड 2 रोड लगाई गई हैं, जिसके अंदर से इस बैटरी से इधर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी जाएगी। यानी यहाँ से करंट जाएगा और पास होकर इस वाटर के अंदर से पास होगा। तो जैसे ही करंट पास होगा इस H2O के अंदर से, तो जो ये H2O है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इन हाइड्रोजन गैस एंड इन ऑक्सीजन गैस। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करना। जो ये कैथोड एक जो ये रोड है, ये कैथोड रोड है, ये एनोड रोड है। कैथोड के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, एनोड के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। तो जो कैथोड है इसके पास कौन सी गैस, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगी। एक चीज़ और, एक बार इसे ध्यान से देख लो। एक चीज़ और जो इसमें नोट करने वाली है कि यहाँ पे वाटर जब ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो H2 गैस प्रोड्यूस हो रही है 2H2 और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है O2। यानी जितनी भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी? डबल होगी किसकी? ऑक्सीजन की। यानी जितनी इसकी वॉल्यूम है ये उसका डबल होगा। तो एक चीज़ और जो इसमें नोट करने वाली बात है कि जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है तो हाइड्रोजन गैस ट्वाइस हम ऑब्टेन करते हैं एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस। हमारे नोट्स में ये मेंशन है, लिखा है इट इज़ क्लियर फ्रॉम द रिएक्शन दैट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। अच्छा, एक चीज़ और, जो भी हम ये सारी रिएक्शंस हमने पहले पढ़ी, एक रिएक्शन थी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही थी, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। तो ये हमें पता कैसे चलता है? इनके कुछ टेस्ट होते हैं जो हम ब्रीफली पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा देखें तो जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, ये होती है कंबस्टेबल। अब कंबस्टेबल का मतलब क्या होता है? जो कि बहुत जल्दी जलती हो। तो जब हम इसके पास यहाँ पर कैंडल लेकर आएंगे, जो भी यहाँ से गैस हमने ऑब्टेन करी उसको, उस गैस को कलेक्ट करके जब हम कैंडल के पास लेके जाएंगे तो पॉपिंग साउंड आएगी। कैसी साउंड आएगी? पॉपिंग, यानी पट 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 पट। तो जब भी ऐसी साउंड गैस से प्रोड्यूस होती है तो हम बोलते हैं दिस इज़ हाइड्रोजन गैस। ये कुछ टेस्ट है जो हमें सेकंड चैप्टर में बहुत डीपली पढ़ने हैं। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, इतना उतार लीजिए एक बार। ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। और हाँ, अब हमारा जो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें 2 रिएक्शंस ऐसी हैं जो बुक के अंदर है और हमने नहीं करी हैं, एक बार उनसे गो थ्रू करना।
और उन्हें पढ़ना, बुक ज़रूर रीड करनी पड़ेगी इस वाले टॉपिक की, तो खासकर वो 2 रिएक्शंस जो हैं वो पढ़ लेनी है। अब हम नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल का मतलब तो हम सबको पता है कि 1। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में जब 9th क्लास में हमने डिस्कस करा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। यानी इस रिएक्शन में कुछ ऐसा होगा कि एक जो एलिमेंट होगा वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। इसका एक एग्जांपल लेकर ही इसे हम समझते हैं। एग्जांपल कंसीडर करते हैं Fe प्लस CuSO4 फेरस प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स अस फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। यानी इस रिएक्शन में क्या हुआ, जो ये फेरस था इसने क्या करा, इस कॉपर सल्फेट में से ये जो कॉपर है इसे यहाँ से निकाल दिया, यानी कॉपर को यहाँ से हटा दिया और कॉपर की जगह ले ली। यानी कॉपर की जगह क्या आ गया Fe और साथ में SO4। यानी Fe ने कॉपर को उसकी जगह से क्या कर दिया, डिस्प्लेस। Fe ने कॉपर को उसकी जगह से क्या कर दिया, डिस्प्लेस। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेता है। Fe ने क्या करा, FeSO4 बना लिया और कॉपर को अलग कर दिया। तो ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, सिंगल का मतलब क्या है, ये हम थोड़ी देर बाद करते हैं। इन शॉर्ट बोलूँ तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट ने हटाया है, इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला जाता है। एक बार हम इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। एक चीज़ और जो यहाँ पे नोट करने वाली बात है ना, कि जो ये Fe है, Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब हम बात करें कि एक है कमज़ोर सा बंदा और एक है अच्छा सा ताकतवर बंदा, तो क्या वो कमज़ोर बंदा उस ताकतवर बंदे को उसकी जगह से हटा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं बोलता कि Fe कॉपर से कम रिएक्टिव है, यानी Fe कॉपर से कम रिएक्टिव होगा, तो कॉपर को उसकी जगह से हटा ही नहीं पाएगा। यानी Fe के पास इतनी पावर अवेलेबल ही नहीं है कि वो उसको हटा दे। Fe कमज़ोर है, वो मोटा सा है, तो उसे कैसे हटाएगा? तो इसीलिए ये जो एलिमेंट है ये ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए और ये जो एलिमेंट है ये कम रिएक्टिव होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन वर्क करती है, अदरवाइज ये रिएक्शन वर्क नहीं करती। अब एक सवाल जो हमारे माइंड में उठेगा कि हमें कैसे पता कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं है। इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ आती है एक पूरी 10-12 एलिमेंट्स की, जो हमें लर्न करनी पड़ेगी, जो अभी हमें लर्न नहीं करनी है। अभी सिर्फ हमें इतना समझ के चलना है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। अगर यही रिएक्शन कुछ ऐसे होती ना, Cu प्लस FeSO4, तो इसमें आता नो चेंज। अब नो चेंज क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि Fe तो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। अगर Fe कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो Fe अपनी जगह से हटेगा ही नहीं। Fe वैसे ही एक मोटा सा अच्छा खासा हट्टा कट्टा बंदा है, तो क्या ये कमज़ोर सा आके इसको हटा पाएगा? नहीं। तो देयरफॉर नो चेंज विल बी सीन। तो इतना क्लियर है। एक बार हम इसकी डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं, ये रिएक्शन फिर लिखेंगे। Reaction in which हमारी रिएक्शन थी Fe प्लस CuSO4 gives us FeSO4
प्लस Cu। तो मैंने कहा अ रिएक्शन इन विच अ मोर reactive element, a more reactive element displaces a less reactive element in a compound is called single displacement। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल वर्ड मुझे अभी पता है कि बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा होगा। अभी हम इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, तभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट इसे क्यों बोला जाता है। इतना क्लियर है कि अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसे उतार लो। जो ये रिएक्शन है ये हमारी बुक में एक एक्टिविटी से ली गई है। उस एक्टिविटी में क्या करा गया है, एक टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल और इसके अंदर लिया गया है, कंप्लीटली डिप कर रखा है इसे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है ये होता है ब्लू इन कलर, यानी इसका कलर क्या होता है, ब्लू। और बाद में ये जो ब्लू कलर होता है ये फेड हो जाता है। एक बार आप लोग अपने नोट्स में पढ़िए, एक नोट लिखा है, एक बार इसे पढ़ते हैं। द रिएक्शन शोज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कि जब एक आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सॉल्यूशन फेड्स। ये जो कॉपर सल्फेट का था, अब फाइनली जो प्रोडक्ट बना यहाँ पे तो कॉपर सल्फेट है ही नहीं, तो इसका ब्लू कलर गायब हो जाएगा। यानी ये रिएक्शन से पहले इसका कलर था ब्लू और बाद में इसका कोई कलर नहीं रहेगा, ब्लू कलर वहाँ से गायब हो जाएगा। इसके कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। मैंने कहा Zn प्लस CuSO4 gives us ZnSO4 plus Cu, Pb plus CuCl2 gives us Pb Cl2 plus Cu। ये दोनों ही सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इससे सारी बातें क्लियर हो जाएगी। कॉपर सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है, यानी कॉपर तो डिस्प्लेस हो ही जाएगा, जो भी कॉपर का कंपाउंड होगा वो डिस्प्लेस हो ही जाएगा। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दे, तो उसे बोला जाता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एग्जांपल्स भी बता दीजिए। इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही आधी बात क्लियर हो जानी चाहिए, यानी इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगी, और कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी? 2। इसका एक एग्जांपल पढ़ते हैं पहले, फिर डेफिनेशन पे आएंगे। Na2SO4 प्लस BaCl2 gives us BaSO4 प्लस NaCl। सोडियम सल्फेट के अंदर जब बैरियम क्लोराइड डाला जाता है तो क्या बना लेगा? बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यानी इस रिएक्शन में क्या हुआ? ये Na की जगह चला गया, देखो BaCl2 था, Ba की जगह क्या आ गया? Na, इसमें क्या बना लिया? NaCl। और Ba Na की जगह आ गया, ये पहले था Na2SO4, इसने क्या बना लिया? BaSO4। यानी सल्फेट और क्लोराइड ने, क्लोरीन ने SO4 और ये जो Cl2 है, इन्होंने क्या करा? अपने जो आयन थे वो एक्सचेंज कर दिया। असल में Cl नेगेटिव होता है और ये SO4 2 नेगेटिव होता है। इन्होंने क्या करा? अपने जो आयन्स थे वो एक्सचेंज कर लिए, यानी आपस में बदल लिए। इसकी डेफिनेशन देखो एक बार। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स, यानी जो आयन्स थे, यानी Na पॉजिटिव और Ba2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, इनमें क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ आयन, यानी ये इसकी जगह चला गया और ये इसकी जगह चला गया। व्हेन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे एक बार उतार लीजिए, फिर एक बार दोबारा समझाता हूँ। बैरियम सल्फेट फॉर्म हुआ, बैरियम सल्फेट, ये होता है इनसॉल्यूबल इन वाटर, या फिर बोलते हैं ये इनसॉल्यूबल होगा। और ये इनसॉल्यूबल होगा तो ये क्या हो जाएगा? यानी इनसॉल्यूबल का मतलब क्या है? ये उसके अंदर मिलकर नहीं रह पाएगा, यानी थोड़ी देर बाद नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। जैसे ये हमारी टेस्ट ट्यूब थी, ये पूरी रिएक्शन ऐसे चल रही है और ये इनसॉल्यूबल है। तो इनसॉल्यूबल है यानी ये नीचे आके ऐसे यहाँ पर ऐसे कलेक्ट हो जाएगा। और हमने पहले पढ़ा है कि जो भी चीज़ इनसॉल्यूबल होती है और जो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, ऐसी चीज़ों को बोला जाता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट यानी प्रेसिपिटेट क्या होता है? जो नीचे सेटल डाउन हो जाए, जो इनसॉल्यूबल हो। इसी के नीचे नोट के अंदर एक और चीज़ लिखी हुई है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो हम क्या बोलेंगे? सच रिएक्शन इन विच अ प्रेसिपिटेट is formed are called precipitation reaction। यानी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ऐसी रिएक्शन को बोला जाएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इसे हम डाउन हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ये।
आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि बहुत ज़रूरी है। इतना पढ़ लीजिएगा और एक्सरसाइज से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आप स्टार्ट कर दो और जो डाउट आए पूछना स्टार्ट कर दो। दैट्स इट फॉर टुडे।